नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करेंगे दोस्तों डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की और पेपर नंबर 8 यहाँ पर आपके सामने, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल। और इसकी दोस्तों यूनिट 1 पर हम लोग चर्चा करेंगे। यूनिट 1.1 से लेकर के 1.5 तक हम लोग इस वीडियो में अपना बात करेंगे और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है, तो इसको बहुत अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पर हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले आपका टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि शिक्षण अधिगम वातावरण की। कहते हैं भैया कि कोई भी शिक्षक अगर कक्षा में सीखने का बेहतर माहौल दे रहा है बच्चों को, तब बच्चा बहुत बेहतर तरीके से गतिशील होकर के अपनी प्राकृतिक परिस्थितियों में और सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को देखते हुए बच्चा बहुत अच्छा सीखता है। उसके लिए क्या करता है शिक्षक कि भैया एक समृद्ध वातावरण बनाता है, जो बच्चे के सीखने, उसके वातावरण में चीज़ों को प्रस्तावित करने में क्या होता है कि बहुत अच्छी भूमिका निभा। इसके लिए हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम वातावरण में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक केवल ज्ञान के संप्रेरक नहीं होते, बल्कि मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत और सहयोगी भी होते हैं। केवल और केवल हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षक के पास केवल और केवल ज्ञान होता है। ज्ञान को वो बताते हैं, ज्ञान के अलावा भी वो बच्चे के मार्गदर्शक होते हैं, उनके प्रेरणा स्रोत होते हैं और भैया उनका सहयोग भी करते हैं, उनके सहयोगी भी होते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बेहतरीन बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए जो ज्ञान का संप्रेषण है शिक्षक को, वो बेहतर करना होता है। यानी कि शिक्षक का प्राथमिक कर्तव्य है विद्यार्थियों को वस्तुनिष्ठ और सम्यक ज्ञान प्रदान करें। वे पाठ्यक्रम के अनुसार जानकारी को स्पष्ट और संगठित रूप से प्रस्तुत कर सकें। इसका क्या करें? इसका भैया बच्चों का क्या करे? बच्चों का मार्गदर्शन करे। यानी कि जो भी कठिन विषय हो, जो भी कठिन टॉपिक हो, जो बच्चे ना समझ पा रहे हों, उनको सरल भाषा में समझाए और विद्यार्थियों के लिए प्रश्न और उत्तर भी कराए, जिससे उनके बीच में जो अभी तक चीज़ें व्याप्त थीं, ऐसी चीज़ें जो उनके लिए कह सकते हैं जिनमें वो उलझे हुए थे, तो भैया क्या हो, प्रश्न और उत्तर के द्वारा वे समाप्त हो। व्यक्तियों को औपचारिक और अनौपचारिक, यानी कि बच्चों को औपचारिक और अनौपचारिक ढंग से दोनों तरीकों से बच्चा शिक्षार्थी को पढ़ाया जाए। यानी कि उनको प्रेरणा मिले। अब प्रेरणा देने के लिए हम उनको कोई भी कहानी सुना सकते हैं। उनकी रुचि और जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए हम नए नए शिक्षक तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं, नए नए टीएलएम का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे भैया बच्चा जो है प्रेरित होगा कार्य को करने के लिए, और विद्यार्थी जब उसमें रुचि आएगी, जिज्ञासा आएगा, तब जाकर के बच्चा बेहतर रूप से कार्यों को करना सीख जाएगा। उनके बीच सहयोग की भावना को भी प्रस्तुत किया जाए। सीखने की गति और जो भी शैलियाँ हैं, इसकी सहायता बच्चे को दी जाए। समय समय पर बच्चे का मूल्यांकन भी करना बहुत ज़रूरी होता है। मूल्यांकन करना इसलिए ज़रूरी होता है जिससे कि हमें यह पता चलता रहता है कि बच्चे ने कितना सीखा। हमारी शैक्षिक गतिविधियाँ, शैक्षिक प्रणालियाँ जो हमने बच्चे को दी हैं, शैक्षिक नीतियाँ जो हमने बच्चे को, जिन नीतियों से हमने बच्चे को, गतिविधियों से, जिन गतिविधियों से हमने बच्चे को कार्य कराया है, वो गतिविधियां बच्चे पर कितनी प्रभावकारी रहीं और बच्चे ने कितना सीखा।
विद्यार्थियों के ज्ञान और कौशल का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। साथ ही साथ भैया उनकी प्रगति का आकलन भी करते रहना चाहिए कि भैया कितना बच्चा सीख रहा है। इसके लिए सकारात्मक वातावरण का भी निर्माण करना चाहिए। ऐसे वातावरण का निर्माण जहाँ पर बच्चा आत्मविश्वास से सीख सके, जहाँ पर बच्चा आत्मविश्वास से सीख सके, विद्यार्थी खुलकर सवालों को पूछ सके और उसकी जो भी शंकाएं हों उनका समाधान पा सके। ऐसे वातावरण का हमें निर्माण करना है जहाँ पर बच्चा स्वतंत्र रूप से आपसे चीज़ों को पूछ सके। ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहाँ पर आप उसकी जो भी शंकाएं हों वो दूर हो सकें। इससे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना है जिसका नाम है भैया अपना टेलीग्राम ग्रुप, और टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम अपना एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि भैया क्या होता है कि कभी कभी यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाती, और अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती तो आप लोग क्या वीडियो को नहीं देख पाते। फिर आप कमेंट करते हो सर अभी तक आपने सेकंड वीडियो नहीं अपलोड की। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी जो आपकी लिंक है उसको शेयर कर दिया जाता है जिससे कि आप लोग वहाँ पर भी वीडियोस को देख सकें। और आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया, जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं उपकरणों और तकनीकों का उपयोग। शिक्षक क्या करता है कि नए नए उपकरणों का, नई नई तकनीकों का प्रयोग करता है। जैसे स्मार्ट बोर्ड हुआ, आपका मल्टीमीडिया हुआ, या हम कह सकते हैं भैया विजुअल ऑडियो हुआ। तो इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके, नए उपकरणों का प्रयोग करके नई तकनीक के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है। सामाजिक और नैतिक शिक्षा का भी जो ज्ञान है उनको दिया जाए। शिक्षक विद्यार्थियों को सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी शिक्षा देता है। इसमें सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक जिम्मेदारी का महत्व होता है। तो ये सारी चीज़ें शिक्षण अधिगम वातावरण में शिक्षक की भूमिका में देखने को मिलती हैं। एक अच्छा शिक्षक न केवल विषय वस्तु का गहन ज्ञान करता है बल्कि विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को समझता है और उन्हें उत्कृष्टता प्रदान करता है। ये आपके शिक्षक के बारे में था। अब हम लोग बात करते हैं भैया 1.2 की। तो कहेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग। ये आपका वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट ऐसे लिखेंगे 1008 बार, है ना। वेरी इम्पॉर्टेंट। माइक्रो टीचिंग और माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग और माइक्रो टीचिंग, इस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। कहेंगे भैया माइक्रो टीचिंग यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म शिक्षण। तो सूक्ष्म शिक्षण जो था वो भैया किसने दिया था, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। वो दिया था आपके एलन ने। किसने दिया था? एलन ने दिया था। और जो ये सूक्ष्म शिक्षण दिया गया वो आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में इसको दिया गया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1961 में दिया गया और कहा गया कि जो ये आपका सूक्ष्म शिक्षण है, जो आपकी माइक्रो टीचिंग है, ये जो ट्रेनीज होंगे, जो छात्र अध्यापक होंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप भैया क्या कर रहे हो, डीएड कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग, तो आपके लिए ये सूक्ष्म शिक्षण जो है वो उपयोग में लाया जाएगा। छात्राध्यापकों के लिए जो ट्रेनिंग कर रहे हैं छात्र, जो सीख रहे हैं छात्र, उनके लिए क्या किया जाएगा, ये सूक्ष्म शिक्षण उपयोग में लाया जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना का निर्माण करवाता है और छात्रों में प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, और इसकी जो सर्कल रहती है उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है इस पर हम बात करते हैं। अगर परिभाषा की बात कर लें, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा की बात कर लें तो कहेंगे भैया सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है। यानी कि जो आप लोग अपना लेसन प्लान बना करके ले गए थे उसको भैया क्या छोटे छोटे क्रियाओं में बांट रहा है। कौन? आपका माइक्रो टीचिंग या आपका सूक्ष्म शिक्षण। कहेंगे भैया सूक्ष्म शिक्षण के दौरान
सबसे पहले क्या कराया जाएगा, शिक्षण कराया जाएगा, टीचिंग कराई जाएगी। इसके बाद में इसका जो समय रहेगा वो 6 मिनट का रहेगा। इसके बाद में जो टीचर वहाँ पर आपकी टीचिंग देख रहा होगा वो क्या देगा, फीडबैक देगा कि भैया आपने कैसे कैसे पढ़ाया, तो वो आपको 6 मिनट का फीडबैक देगा। इसके बाद में जो गलतियाँ हुई होंगी उसके लिए आप क्या करोगे, पुनर्पाठ को तैयार करोगे। इसके लिए भैया आपको कुछ समय दिया जाएगा, लगभग 6 मिनट का। और उसके बाद में आप क्या करोगे, फिर से पढ़ाओगे आकर के, पढ़ाने का फिर से आपको समय दिया जाएगा 6 मिनट का। और फिर आपको क्या दिया जाएगा, फिर से आपको फीडबैक उस टीचर के द्वारा दिया जाएगा, वो भी आपका 6 मिनट का। तो जो ये प्रोसेस चलता है आपका, आपने शिक्षण किया, आपने शिक्षण करने के बाद में, टीचिंग करने के बाद में फीडबैक क्या रहा, फिर आपने उसका संशोधन किया, फिर आपने शिक्षण किया और फिर आपको फीडबैक मिला। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं आपके माइक्रो टीचिंग में। माइक्रो टीचिंग में हम कह सकते हैं, माइक्रो टीचिंग एक शिक्षण प्रशिक्षण तकनीकी है जिसमें छोटी अवधि के लिए सीमित संख्या के छात्रों को समक्ष शिक्षण का अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि छोटे समूह में शिक्षण कराया जाता है, 5 या 10 विद्यार्थी ही यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। और ये भैया कम समय के लिए होता है, यानी कि इस सत्र की जो अवधि होती है 5 से 10 मिनट की ही होती है। अब आप 6 मिनट पढ़ा रहे हो, आपने 7 मिनट पढ़ा दिया, आपने 8 मिनट पढ़ा दिया, तो ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। इसके बाद में विशिष्ट कौशल पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि बच्चों के लिए आप शिक्षक जो वहाँ पर पढ़ा रहा होता है उसके शिक्षण कौशल, उसने कैसे प्रश्न पूछा, कैसे व्याख्या की, बच्चे को पुनर्बलन कितना दिया, बच्चे को मोटिवेशन कितना दिया, इन सभी चीज़ों पर क्या किया जाता है, ध्यान केंद्रित किया जाता है। और उसके बाद में क्या किया जाता है, फीडबैक दिया जाता है। शिक्षण के तुरंत बाद उसे फीडबैक मिलता है, जो कुछ भी वो प्रदर्शन कर रहा होता है उसमें सुधार करने के लिए, कि वो सुधार कर सके। और भैया इसकी क्या होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, कई बार सत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ताकि शिक्षक अपने प्रदर्शन का स्वयं से विश्लेषण कर सके। तो ये आपका क्या कहलाता है, माइक्रो टीचिंग कहलाता है। इससे क्या होता है कि जो भी शिक्षक या जो भी प्रशिक्षक सीख रहा होगा उसके प्रशिक्षण में गुणवत्ता में वृद्धि होगी। कम समय जब पहले पढ़ाएगा, फिर धीरे धीरे उसका समयांतराल बढ़ता जाएगा और आसानी से वो कौशलों का विकास कर पाएगा। माइक्रो टीचिंग को उसकी शिक्षण तकनीकों और को कह सकते हैं परिष्कृत करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिलती है, और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का महत्व, जिससे आपकी कमजोरियों का पता चल सके और उसमें आप सुधार कर सके। तो ये आपका सूक्ष्म शिक्षण था जिसके बारे में आपको यहाँ पर बताया गया। टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, ज्वाइन कर लीजिएगा। भैया मैंने बताया कि लिंक अगर यूट्यूब आपको नहीं दे पा रहा है, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा पा रहा है, तो भैया इस ग्रुप में आपको सभी लिंक जो हैं वो शेयर कर दी जाएंगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। माइक्रो टीचिंग लगभग वहाँ पर आपका 16.5 के यानी कि 16,500 का परिवार वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्पेशल एजुकेशन के भाई बहनों का। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ने स्पेशल एजुकेशन का नंबर 1 चैनल अपने इस एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार को बनाया, विशेष शिक्षा का नंबर 1 चैनल। ऐसे ही दोस्तों सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर करते रहिए और उनको जोड़ते रहिए। बात करते हैं भैया माइक्रो टीचिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं वृहद शिक्षण। तो माइक्रो टीचिंग जो है वो कहेंगे कि ये भैया ग्रीक भाषा के माक्रोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है लंबा या बड़ा। क्या इसका अर्थ है, लंबा या बड़ा। इसमें होता क्या है कि इसका व्यापक अर्थ है कि शिक्षक पूरी कक्षा में बड़े समूह में बच्चों को पढ़ाए, व्यापक पाठ्य योजना का अनुसरण करे। बड़े समूह का मतलब है कि कक्षा में कम से कम 30 से 40 से अधिक विद्यार्थी हों, और भैया जो समय अंतराल है कम से कम 30 मिनट, 45 मिनट या 1 घंटे का 1 आवर का आपका समय हो, जिसके लिए विस्तृत पाठ्य योजना बनाई जाए
पाठ्य योजना को लागू किया जाए और जो भी शिक्षण गतिविधियां हैं उनको यहाँ पर देखा जाए और लगाया जाए। इसके लिए व्यापक कौशल का उपयोग किया जाए, यानी कि एक ही सत्र में कई शिक्षण कौशल और तकनीकों का प्रयोग किया जाए। विविध शिक्षण गतिविधियाँ जो है यहाँ पर लाई जाएं, जैसे भैया लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्टर, इनका प्रयोग किया जाए। तो ये आपका किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आएगा, वृहद शिक्षण के अंतर्गत आएगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि भैया सीखने के उद्देश्यों को पहचाना जाएगा। जो भी समय रेखा है पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए बनाई जाती है और इसके लिए बच्चों का आकलन करना, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आपको माइक्रो टीचिंग में देखने को मिलती हैं। कहेंगे भैया कि नियमित विद्यालय में शिक्षण अधिगम वातावरण की प्रासंगिकता, तो कहेंगे शिक्षकों की दक्षता को बढ़ाना, यानी कि माइक्रो टीचिंग जो है शिक्षण कौशल को सुधारने में अवसर देती है और कहते हैं कि भैया अनुभवों के द्वारा अभ्यास कराया जाए, शिक्षण विधियों का विकास कराया जाए, यानी कि दोनों विधियों में शिक्षकों को उनकी शिक्षण विधियों को बेहतर बनाया जाए, विद्यार्थियों का लाभ यहाँ पर मिल सके। यानी कि जब शिक्षक माइक्रो टीचिंग का अभ्यास कराते हैं तो कक्षा में प्रभावी और आत्मविश्वास इनमें बना रहता है, माइक्रो और माइक्रो टीचिंग का, दोनों का। फीडबैक देने के लिए आप जानते हैं कि भैया जैसे ही शिक्षक पढ़ा देता है उसके बाद में उसको सकारात्मक रूप से फीडबैक भी दिया जाता है कि भैया आपने क्या किया, कैसे कराया। और ये भैया दोनों नियमित विद्यालय में शिक्षण अधिगम वातावरण को क्या बनाते हैं? बेहतर बनाते हैं और शिक्षक की दक्षता, भैया जो भी टीचर है इसकी दक्षता और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं कि भैया ये बहुत अच्छा पढ़ाए, और जब ये अच्छा पढ़ाएगा तो बच्चे भी अच्छा पढ़ेंगे। एग्ज़ाम ट्रिकी परिवार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। 1.3 में हम बात करते हैं और 1.3 में जब हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं कि शिक्षण की दृष्टिकोण और विधियाँ, संदर्भ, अंतर और महत्व, अप्रोचेस एंड मेथड ऑफ टीचिंग। यहाँ पर हम लोग जब भी बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? बात कर लेते हैं, चलो भाई। कहते हैं भाई प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होगी कि शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक विभिन्न दृष्टिकोणों और विविधताओं का उपयोग करके विद्यार्थियों को प्रभावी ढंग से ज्ञान कौशल जो है इसको प्रदान करता है। इसके लिए शिक्षण का विभिन्न दृष्टिकोण, विधियाँ और इनके लिए विधियों की आवश्यकताएं होती हैं। शिक्षण लक्ष्यों के अनुसार भिन्न होते हैं, जहाँ हम कह सकते हैं कि शिक्षण की दृष्टिकोण और विधियों को संदर्भित करते हुए उसके अंतर को देखा जाता है। इसका दृष्टिकोण क्या होगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। कहेंगे भैया कि साक्षर दृष्टिकोण देखने को मिलेगा, यानी कि अगर शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है तो क्या देना है कि शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और छात्रों को निर्देशित करेगा कि भैया शिक्षक ज्ञान का मुख्य स्रोता होता है। विद्यार्थी निष्क्रिय होता है। विद्यार्थी कौन होता है? निष्क्रिय होता है, जिसको हम लोग भैया लेक्चर मेथड के द्वारा, उसको भैया डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के द्वारा उसको हम लोग पढ़ा सकते हैं। शिक्षक कौन होगा? स्रोत होगा, जो एक कह सकते हैं डायरेक्ट होगा, और भैया विद्यार्थी क्या होगा? निष्क्रिय होगा, जिसको कुछ सिखाया जा रहा होगा। हम कह सकते हैं भैया पार्टिसिपेशन, प्रैक्टिस और आपका प्रोडक्शन, यानी कि प्रस्तुति, अभ्यास और उत्पादन, ट्रिपल पी पर काम करता है ये। आगे हम बात करते हैं विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच की बात करेंगे तो कहेंगे विद्यार्थी मुख्य भूमिका निभाता होगा वहाँ पर और सीखने के लिए जिम्मेदार होगा और मुख्य भूमिका निभाएगा। शिक्षक क्या करेगा? उसका मार्गदर्शन करेगा और सहायक भूमिका निभाएगा। इसके लिए बच्चे को क्या कराना होगा? हमें खोज परक विधियाँ, यानी कि हम लोग डिस्कवरी मेथड का प्रयोग कर सकते हैं और भैया हम लोग प्रोजेक्ट मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का प्रयोग कर सकते हैं, और भैया हम लोग डिस्कवरी या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में जो भी प्रक्रिया केंद्रित दृष्टिकोण होगा, इसमें सीखने की प्रक्रिया पर जोर दिया जाएगा। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर के सीखने की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। यहाँ पर भैया कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी आपकी, और भैया प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होगी, जहाँ पर समस्या समाधान विधियों का प्रयोग किया जाएगा।
किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाएगा, तो हम कहेंगे भैया शिक्षण कराते समय हम लोग जिन तकनीकों का प्रयोग करते हैं वो आपकी कहलाती है भैया आपकी शिक्षण की विधियाँ। तो कहेंगे कि भैया सबसे पहले हम लोग व्याख्यान विधि का प्रयोग करते थे कि भैया शिक्षक आता था, प्रभावी ढंग से सभी विद्यार्थी समूह में बैठे होते थे और भैया समूह में बैठ करके क्या करते थे, शिक्षक क्या करता था कि सभी को व्याख्यान दे देता था, चर्चा करता था भैया, डिस्कस करता था कि भैया चलो भाई ये जो हमने विषय पढ़ाया है इस पर क्या क्या आपके विचार हैं, क्या क्या दूसरों के विचार हैं, ये सारी चीज़ें जो थी वो पूछी जाती थी। इसके बाद में प्रदर्शन यानी कि प्रदर्शन विधि के द्वारा भी शिक्षक पढ़ाता था, जहाँ पर अवधारणा और प्रतिक्रियाओं और विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषयों का भी उपयोग किया जाता था। समूह कार्य विधि यानी कि ग्रुप वर्क मेथड की बात करें, जहाँ पर विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में कार्य करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, यानी कि टीम वर्क होता है। वहाँ पर कौन एक आपका कह सकते हैं कि एक आपका विद्यार्थी, एक स्टूडेंट प्लस दूसरा स्टूडेंट एक दूसरे से सीखते हैं। रोल प्ले मेथड यानी कि भूमिका अभिनय, तो यहाँ पर भी जो भी विद्यार्थी होंगे रोल प्ले के द्वारा, भूमिका अभिनय के द्वारा बच्चे सीखेंगे और व्यवहारिक रूप से यहाँ पर कार्य करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि भैया शिक्षण दृष्टिकोण और विधियाँ शिक्षण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण घटक हैं। इन दृष्टिकोणों और विधियों के द्वारा तालमेल बिठाकर विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और मूल्यों को समृद्ध किया जा सकता है। इसके लिए प्रभावशीलता पर निर्भर होता है और कह सकते हैं कि भैया कैसे उसकी रणनीतियाँ, विद्यार्थियों की आवश्यकताएँ, इनका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं टीचिंग इन रेगुलर एलिमेंट्री स्कूल, TLM की बात करेंगे, ABL की बात करेंगे और CCE की बात करेंगे। कहेंगे भाई TLM, जब हम लोग रेगुलर एलिमेंट्री स्कूल की बात करते हैं, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कि नियमित विद्यालय शिक्षा में जो भी TLM है, सकारात्मक अगर वातावरण बनाया जाएगा तो TLM क्या, पहली बात तो में सकारात्मक वातावरण, सकारात्मक कक्षा का वातावरण स्थापित करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब भी हम बच्चे को पढ़ाएं, उसे हम सिखाने की कोशिश करें तो कक्षा में एक शांत कह सकते हैं शांत माहौल होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए। विशेष रूप से ऐसे चित्र या ऐसी रुचि के साथ बच्चे को हम लोग पढ़ाएं जिससे कि भैया बच्चा उसका वातावरण बेहतर हो और अधिगम जो है वो बेहतर रूप से कर सके। बच्चे को समय समय पर पुनर्बलन भी देना चाहिए और बच्चे को अभ्यास भी कराना चाहिए। तो ऐसी सकारात्मक कक्षा जब बनती है, जब बच्चा सम्मान महसूस करे, बच्चे को पुनर्बलन मिले, वहाँ पर बच्चा क्या करता है कि शिक्षक के साथ में महत्वपूर्ण संबंध बना करके भैया क्या करता है, छोटी छोटी चीज़ों को सीखता है और भैया उसके लिए समावेशी वातावरण बनाया जाएगा। सभी बच्चों के लिए सुरक्षित और महसूस जो भी वातावरण है यहाँ पर तैयार किया जाएगा। बात करते हैं TLM की, जिसको हम लोग बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब भाई जब भी बच्चे को पढ़ाया जाएगा, जब भी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, तो कहेंगे कि भैया प्रभावी ढंग से आकर्षक बनाने के लिए जो भी शिक्षण प्रक्रिया हम बच्चे को करा रहे हैं उसमें प्रभावी ढंग से आकर्षक बनाने के लिए इसके लिए चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड, डिजिटल उपकरण, ये सभी चीज़ें जो हैं तकनीकी का उपयोग, जैसे स्मार्ट बोर्ड, टैबलेट, आपके सॉफ्टवेयर, इंटरैक्टिव जो भी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, जहाँ पर बच्चे दिलचस्पी दिखा रहे हों, तो इन सभी चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं। हम लोग पुस्तकों का उपयोग करेंगे, हम लोग मैनुअल का उपयोग करेंगे, DVD, हम लोग माइक्रोफोन का उपयोग करेंगे, चार्ट, वास्तविक वस्तुएं जो फोटोग्राफ है उनका उपयोग कर लेंगे, टेप, टेलीविज़न, मल्टीमीडिया, यूट्यूब, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग टैबलेट, स्मार्टफोन, कैलकुलेटर, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि TLM बच्चों की रुचि को बेहतर बनाए और जो भी सूचना उनको दी जाए वो रोचक हो, बच्चा क्रियाशील रहे और गति करके अच्छे से बच्चा सीख पाए। इसमें TLM का उपयोग में चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड और अन्य सभी सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी के उपयोग में कंप्यूटर, टैबलेट, प्रोजेक्टर और शैक्षिक सॉफ्टवेयर का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे TLM के अंतर्गत आती हैं। ABL को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ABL को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि गतिविधि आधारित अधिगम। इस अधिगम में क्या होगा कि शिक्षण का प्रभाव
एक प्रभावी ढंग जो है बच्चे को सक्रिय भागीदारी बनाएगा। ABL में बच्चा व्यवहारिक अनुभव और संज्ञानात्मक विकास का जो अवसर है वो उसे मिल पाता है। इसके लिए गतिविधियों का उपयोग करना, परियोजनाओं में शामिल करना और रचनात्मक समस्या समाधान कौशल और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करता है। इसका प्रयोग बच्चों की विभिन्न गतिविधियों और परियोजनाओं और खेलों के माध्यम से हम लोग इसका जो अनुभव है उसको सीख सकते हैं और कह सकते हैं भैया इसका संचार, सहयोग और नेतृत्व में इसका विकास हम कर सकते हैं। ये फुल फॉर्म CCE यानी कि कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कह सकते हैं भैया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में बच्चों के समग्र विकास का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण तरीका है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करना। इसमें केवल परीक्षाओं पर निर्भर न रह करके बच्चों की विभिन्न कौशल और क्षमताओं का मूल्यांकन करना। भाई कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भैया आप इनके परिणामों पर ही निर्भर रहें कि भैया परिणाम क्या निकल के आएगा। उसके पहले ही हम बच्चों के कौशल और क्षमताओं का अगर मूल्यांकन कर लेते हैं तो बच्चे में जो भी कमियां हैं उनको हम समय रहते सुधार सकते हैं। इसके लिए बच्चे की निरंतर प्रगति और भैया ध्यान देखने को मिलता है। बच्चे का निरंतर मूल्यांकन यानी कि बच्चों के दैनिक कार्य, गृह कार्य और कक्षा में गतिविधियों के आधार पर निरंतर मूल्यांकन करें। व्यापक मूल्यांकन में बच्चे के सह पाठ्यक्रम गतिविधियां, सामाजिक कौशल और भावनात्मक विकास का मूल्यांकन करें और जहां पर हम कह सकते हैं कि भैया कक्षा के एक सकारात्मक और प्रभावी शिक्षण वातावरण का निर्माण करेंगे और बच्चे का क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। तो इतना आपका था 1.4 में जो कि मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे 1.5 की। अच्छा लगा हो वीडियो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एक लाइक, एक सब्सक्राइब दोस्तों, बिल्कुल एक अगर आप कमेंट भी अच्छा सा कर देते हो तो लगता है हाँ हमारा पढ़ाना सफल हुआ। जो हमने लगभग 1 से 1.5 घंटे इसको मेहनत की बनाने में, टाइप किया, इसके बाद में आप लोगों को वीडियो के द्वारा इसको समझाया, फिर हमने अपलोड किया, तो लगता है भाई ये मेहनत अपनी 2 से 2.5 घंटे की मेहनत जो है अपनी सफल हुई। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भैया कैसा लगा आपको, और ज़्यादा अच्छा लगा तो सभी ग्रुप जितने भी आपके पास हैं सभी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 1.5 की बात करते हैं तो कहेंगे भैया 1.5 में आपका कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि समावेशी विद्यालयों में विभिन्न विषयों क्षेत्रों की शिक्षण विधियां, जो हमारे ऑटिज्म बच्चे हैं, जो हमारे SLD बच्चे हैं, विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले हैं, बौद्धिक अक्षमता वाले हैं, इन बच्चों को हमें शामिल करना है। और यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यानी कि UDL का उपयोग क्या होगा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब भी हम लोग बात करते हैं समावेशी कक्षा का महत्व, समावेशी शिक्षा का महत्व, तो कहेंगे सभी बच्चे जिनको सभी शिक्षा जो है सभी को शिक्षा मिल सके, सभी को अवसर मिल सके और जो उनकी सहानुभूति, सहिष्णुता और सहयोग की भावना जो है विकसित हो सके। इसके लिए बच्चे को हम लोग भाषा और साहित्य यानी कि लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करेंगे। ASD बच्चे के लिए हम बच्चे को दृश्य सहायता दे सकते हैं, चित्र और कथाओं का उपयोग करके बच्चे को सिखा सकते हैं। अगर हम SLD बच्चे की बात करते हैं तो व्यक्तिगत सहायता 1-to-1 दे सकते हैं। इसके बाद में मल्टी सेंसरी तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। और ID बच्चे को हम लोग सरल भाषा में बार बार चीज़ों को दोहरा करके इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर हमें बच्चे को मैथ सिखानी है तो भैया स्पष्ट संरचित निर्देशन और रूटीन बनाएंगे। SLD जो भी हाथों हाथ गतिविधियां होंगी वो बनाएंगे और भैया इसके लिए व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके गणित को हम लोग सिखाएंगे। ऐसे ही साइंस का हो गया, सोशल साइंस का हो गया, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लेकिन अब हम लोग जो इम्पॉर्टेंट है आपका UDL, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। यूनिवर्सल डिज़ाइन यानी कि सार्वभौमिक डिज़ाइन जो सभी के लिए हो, जो सभी विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो और भैया कैसा हो कि शिक्षण ऐसा हो जो लचीला हो, जहां पर ऑडियो, वीडियो, चित्र का उपयोग हम कर सकें। इनको पढ़ाने के लिए हम लोग टेक्स्ट बुक और ऑडियो बुक्स का प्रयोग कर सकें, वीडियो लेक्चर का प्रयोग कर सकें, हम लोग विविध अभिव्यक्तियों का प्रयोग कर सकें। इसके लिए लिखित उत्तर, मौखिक प्रस्तुति और परियोजना का बेहतर उपयोग, विविध संकलन कर सकें। इसके लिए बच्चों की जो भी पसंदीदा गतिविधियां हैं, खेल या कला के माध्यम से हम लोग बच्चे को प्रेरित कर सकें। निष्कर्ष क्या निकलेगा कि भैया जब हम लोग UDL की बात करते हैं, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग की बात करते हैं, सभी बच्चों के लिए उनकी विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो जो शिक्षण, जो जो मूल्यांकन,
जैसे भी हम उनको और अच्छे समावेशी ढंग से सिखा सकें, जहाँ पर उनकी रणनीतियाँ उनको सीखने के लिए बेहतर हों। वो सभी चीज़ें बच्चों के लिए क्या बनाई जाती हैं, किसके द्वारा बनाई जाती हैं, यूडीएल के द्वारा बनाई जाती हैं। निष्कर्ष क्या निकलेगा कि समावेशी विद्यालय में विभिन्न क्षेत्रों के लिए उपयुक्त गतिविधियां और यूडीएल का उपयोग करके सभी बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसमें न केवल उनकी आवश्यकता बल्कि उनका सर्वांगीण विकास होगा और सभी बच्चों के लिए समझ और सहयोग की भावना बढ़ेगी। तो इतना हम लोग कर सकते हैं यूडीएल के दौरान। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने वीडियो देखा, वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। मिलता हूं दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। दोस्तों जितना समय मिलता रहेगा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा मैं वीडियोज़ अपलोड करने की, जिससे कि आप लोगों के पेपर अच्छे से हो सके। धन्यवाद।